कभी सोचा है कि ये जो दुनिया है, ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड, और इसमें जो कुछ भी है, मतलब एक बड़ा सा तारा हो या रेत का एक छोटा सा कण, आखिर ये सब बना किस चीज से है? चलिए आज इसी सबसे बुनियादी, सबसे फंडामेंटल सवाल की तह तक चलते हैं। तो सवाल बहुत सीधा सा है। अगर हम किसी भी चीज को तोड़ते जाएं और तोड़ते जाएं और तोड़ते जाएं, तो आखिर में वो सबसे छोटी चीज क्या मिलेगी जिसे और नहीं तोड़ा जा सकता? पता है, सवाल का जवाब ही असल में हमारे होने की, हमारे अस्तित्व की कहानी है। और वो जवाब है परमाणु, जिसे हम इंग्लिश में एटम कहते हैं। ये नाम ही सब कुछ बता देता है। ये आया है ग्रीक शब्द एटमॉस से, जिसका मतलब होता है जिसे और नहीं काटा जा सकता। यही है वो बिल्डिंग ब्लॉक, वो ईंट जिससे ये पूरी कायनात बनी है। तो ठीक है, ये तो मान लिया कि हर चीज परमाणुओं से बनी है, पर सवाल ये है कि इस बिल्डिंग ब्लॉक के अंदर क्या है? क्या ये बस एक ठोस गेंद है, या इसके अंदर भी एक पूरी की पूरी दुनिया बसी हुई है? चलिए जरा अंदर झांक कर देखते हैं। अच्छा, परमाणु की बनावट को समझने का सबसे आसान तरीका है एक छोटे से, बहुत ही छोटे से सोलर सिस्टम की कल्पना करना। सोचिए, बिल्कुल बीच में एक भारी भरकम केंद्र है जिसे हम नाभिक या न्यूक्लियस कहते हैं, और इस केंद्र के चारों ओर कुछ नन्हे नन्हे कण चक्कर काट रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे ग्रह सूरज का चक्कर लगाते हैं। और इस नन्हे से सोलर सिस्टम के 3 मेन खिलाड़ी हैं। इसके केंद्र में यानी नाभिक में रहते हैं पॉजिटिव चार्ज वाले प्रोटॉन और न्यूट्रल, यानी जिन पर कोई चार्ज नहीं होता, वो न्यूट्रॉन। और बाहर जो कक्षाओं में चक्कर काट रहे हैं ना, वो है नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन। बस यही 3 कण मिलकर ये तय करते हैं कि कोई परमाणु कैसा होगा और दुनिया में वो क्या करने वाला है। लेकिन यहाँ एक मजेदार सवाल उठता है। अगर सारे के सारे परमाणु इन्हीं 3 कणों से बने हैं, तो फिर सोना कार्बन से अलग क्यों है और ऑक्सीजन हाइड्रोजन से इतनी अलग क्यों है? इसका जवाब कुछ जादुई नंबरों में छुपा है। पहला और सबसे जरूरी नंबर है परमाणु क्रमांक या एटॉमिक नंबर। इसे किसी परमाणु का आधार कार्ड समझ लीजिए। ये कुछ और नहीं, बस उसके नाभिक में मौजूद प्रोटॉन की गिनती है। सिंपल। अगर प्रोटॉन 1 है तो वो हमेशा हमेशा हाइड्रोजन ही होगा। अगर 6 है तो वो हमेशा कार्बन होगा। मतलब प्रोटॉन की संख्या ही एक तत्व की असली पहचान है, उसका फिंगरप्रिंट है। अगला नंबर है द्रव्यमान संख्या या मास नंबर। ये परमाणु के वजन के बारे में बताता है, और इसे जानना तो और भी आसान है। बस नाभिक में बैठे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को जोड़ दीजिए, दैट्स इट। इलेक्ट्रॉन इतने ज्यादा हल्के होते हैं कि उनके वजन को हम लगभग नजरअंदाजी कर देते हैं। तो यहाँ का सबसे अहम सबक क्या निकला? बिल्कुल सिंपल। प्रोटॉन बताते हैं कि तत्व कौन है, उसकी आइडेंटिटी क्या है, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर बताते हैं कि वो तत्व कितना भारी है। बस ये 2 नियम ही पूरी की पूरी केमिस्ट्री की नींव हैं। पर कहानी में एक मजेदार ट्विस्ट है। क्या एक ही तत्व के सारे परमाणु बिल्कुल एक जैसे होते हैं? जरूरी नहीं। यहीं पर हमें परमाणुओं एक अनोखे परिवार से मिलना होता है, जहां कुछ भाई बहन एक जैसे दिखते तो हैं, पर थोड़े अलग भी होते हैं। और देखिए, ये जो विविधता है, ये कोई नई बात नहीं है। विज्ञान के जो मूल स्रोत हैं, उनमें भी इसका जिक्र मिलता है। ये हमें दिखाता है कि परमाणुओं की दुनिया कितनी रंगीन और पेचीदा हो सकती है। चलिए इस टेबल से इन तीनों को बहुत आसानी से समझते हैं। सबसे पहले समस्थानिक या आइसोटोप्स। ये एक ही तत्व के परमाणु हैं, मतलब इनमें प्रोटॉन की संख्या तो सेम है, पर न्यूट्रॉन की गिनती अलग-अलग है। फिर आते हैं समभारिक या आइसोबार्स। ये अलग अलग तत्व हैं, पर इनका कुल वजन यानी द्रव्यमान संख्या एक जैसी होती है। और आखिर में सम न्यूट्रॉनिक या आइसोटोन्स। अरे जैसा नाम से ही जाहिर है, ये भी अलग अलग तत्व हैं, पर इनमें न्यूट्रॉन की संख्या बिल्कुल एक समान होती है। अब हम परमाणुओं के एक ऐसे पहलू की बात करेंगे जो थोड़ा तूफानी है। कुछ परमाणु हमेशा शांत नहीं रहते, वो अस्थिर होते हैं, अनस्टेबल होते हैं, और अपनी एक्स्ट्रा एनर्जी को बाहर निकालते हैं। और इस एक प्रक्रिया ने विज्ञान को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। इसी प्रोसेस को कहते हैं रेडियोधर्मिता या रेडियो एक्टिविटी। जरा कल्पना कीजिए कि एक परमाणु के नाभिक में बहुत ज्यादा एनर्जी भर गई है, और स्टेबल होने के लिए, शांत होने के लिए उसे इस एनर्जी को बाहर फेंकना पड़ता है। बस ये जो एनर्जी बाहर निकलती है, उसे ही हम रेडिएशन कहते हैं। और पता है, इसकी खोज भी एक बड़ी कमाल की कहानी है।
1896 में हेनरी बेकेरेल ने इसे बिल्कुल संयोग से खोज लिया था। और फिर 1898 में आई मैरी और पियरे क्यूरी, जिन्होंने इस पर काम को आगे बढ़ाया, इसे रेडियोधर्मिता का नाम दिया और पोलोनियम और रेडियम जैसे नए नए तत्वों को दुनिया के सामने रखा। तो जब कोई अनस्टेबल परमाणु टूटता है तो उसमें से जो रेडिएशन निकलता है वो मेनली 3 तरह का होता है, अल्फा, बीटा और गामा। और इन तीनों की अपनी अपनी अलग खासियतें हैं। ये स्लाइड इनके बीच के फर्क को बहुत अच्छे से दिखाती है। देखिए, अल्फा कण एक भारी भरकम खिलाड़ी की तरह हैं। ये असल में हीलियम के नाभिक होते हैं और इतने भारी हैं कि एक कागज की शीट भी इन्हें रोक सकती है। फिर आते हैं बीटा कण, जो बहुत तेज रफ्तार वाले इलेक्ट्रॉन हैं। इन्हें रोकने के लिए एल्यूमिनियम की एक पतली चादर लगती है। और गामा तो किसी भूत की तरह है। ये प्रकाश की गति से चलने वाली प्योर एनर्जी हैं, जिन्हें रोकने के लिए शीशे यानी लेड की मोटी दीवार चाहिए। अच्छा, इनकी एक और ताकत होती है, आयनन क्षमता, यानी दूसरे परमाणुओं से इलेक्ट्रॉन छीनने की ताकत। इसमें वो जो भारी भरकम अल्फा कण है वो सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। वहीं जब बात फोटोग्राफिक प्लेट पर असर डालने की आती है तो गामा किरणें सबसे गहरा निशान छोड़ती हैं। इन्हीं अलग अलग गुणों की वजह से ही हम इन्हें पहचान पाते हैं और अलग अलग कामों में इनका इस्तेमाल कर पाते हैं। तो आज हमने परमाणु की दुनिया की एक छोटी सी सैर की, उसके अंदर के कणों से लेकर उसकी अस्थिर अनस्टेबल प्रकृति तक। देखिए, रेडियोधर्मिता एक बहुत शक्तिशाली चीज है जो खतरनाक भी हो सकती है, पर सोचने वाली बात यह है कि इसी शक्ति का इस्तेमाल करके इंसान ने कैंसर का इलाज खोजा है, बिजली बनाई है और यहाँ तक कि धरती की उम्र का भी पता लगाया है। ये हमें यही दिखाता है कि प्रकृति की किसी भी शक्ति को समझना कितना जरूरी है ताकि हम उसे सही दिशा में इस्तेमाल कर सकें।